ईश्वरीय चेतना की वजह से आप बहुत कुछ साहित्य में भी गढ़ पाते हैं। तो इन दो अलग अलग दुनियाओं का संवाद कैसे होता है, या ये अलग दुनिया नहीं है, या हम इनको अलग मान लेते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में बहुत विरोधाभास है। हाँ, फाइल की भाषा या पत्रावली की भाषा थोड़ी सी अलग और नीरस इसलिए हो गई है क्योंकि हमने शायद उसे नीरस बना दिया। दो तरह के अवसरों की बात की, एक जो अच्छे नहीं होते और एक अच्छे होते हैं। मैं जानबूझ करके उस भाषा का प्रयोग नहीं करी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रीडर्स आपकी किताब उठाएं और पढ़ें। ये जिंदा दस्तावेज हैं हमारे अपने समय के, आपको ज़रूर उठाकर ये किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें सिर्फ सन्नाटा हो, जिसमें सिर्फ अंधेरा हो और जिसमें सिर्फ चुप्पी हो, वो आपको अंदर तक हिला देती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि साहित्य आपके लिए वो एस्केप भी था कभी? उसे मैं यही कहूँगा कि जो आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, उसका एक और परिष्कृत और सुंदर रूप है जो साहित्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मैं जानना चाहती हूँ कि शंकर और राम का जो संबंध था, एक दूसरे को वो गुरु मानते थे, एक दूसरे के एक तरीके से देखा जाए तो भक्त भी हुए और शिष्य भी हुए। आप ये जो संवाद का संस्कार है हमारे अपने देवताओं के बीच भी, उस संवाद के संस्कार को आप साहित्य की दृष्टि से कैसे देखते हैं? एक काल्पनिक संवाद है राम और दशरथ के बीच में, एक कविता उस पे। Today in conversation we have a career bureaucrat who is currently in Delhi, but I think he lives everywhere and nowhere like a quintessential poet. Today in conversation we have Ashutosh Agnihotri ji. Welcome sir, welcome to the show. Thank you so much, Shubrastha. The reason why I don't want to dwell too much on your bureaucracy is because today we will talk about your poems and the kind of work that you have produced so far. Sir, while I was researching on you, I figured that you have been a student of English literature and have had quite a bilingual trajectory when it comes to writing poetry. मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं यहाँ से शुरू करूँ कि आपकी साहित्यिक यात्रा कहाँ से शुरू होती है, या साहित्य जो इंसान जो कुछ भी करता है साहित्य उसे वैसे गढ़ता है और वो साहित्य को वैसे गढ़ता है। तो आप अपनी यात्रा कैसे देखते हैं? बहुत ही सुंदर ढंग से आपने साहित्य के विषय में प्रकाश डाला है, और मेरा मानना है कि साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का सबसे सशक्त माध्यम है। कविता मेरे लिए ईश्वर की पहली अनुभूति है। और आपने कहा कि मेरी साहित्य की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, तो उसके लिए मुझे अपने बचपन में लौटना होगा, क्योंकि घर में जैसा मेरे घर का परिवेश था, मेरे पिताजी खुद हिंदी और अंग्रेज़ी के विद्यार्थी भी थे और शिक्षक भी, और उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में सृजन कार्य भी किया। तो उन्हें मैं अक्सर प्रसिद्ध कवियों और लेखकों की बातें कहते सुनता था। उन शब्दों की ध्वनियाँ और प्रतिध्वनियाँ मेरे चेतन अवचेतन मस्तिष्क में हमेशा कौंधती रहीं बहुत देर तक। और बचपन में जैसा सबके साथ होता है, जैसे कुछ तुकबंदी के साथ शुरुआत होती है या कुछ हल्की फुल्की छोटी कहानियों और कथाओं के साथ शुरुआत होती है, वैसे ही मेरी भी हुई थी। और उस समय ये भ्रम भी था कि मैं शायद एक साथ ही प्रसाद और वर्ड्सवर्थ दोनों बन गया। तो और हमेशा से ये चाह भी रही कि मैं दोनों भाषाओं में पढ़ूं और लिखूं, और इसका श्रेय भी मैं अपने पिता को ही देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरणा दी और अच्छे साहित्य से परिचय करवाया। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में पढ़ने की प्रेरणा दी, दोनों में सोचने की प्रेरणा दी। क्योंकि मैंने कई बार पहले भी ये बोला है कि किसी आयोजन में जाना होता था, या कभी गांव गए, या कभी किसी मेले में गए, या कभी किसी सर्कस में गए, जो हमारे लिए हमारी पीढ़ी में एंटरटेनमेंट के साधन हुआ करते थे। तो वहाँ से लौटने के बाद वो बोलते थे कि अपना अनुभव दोनों भाषाओं में लिखो। तो उससे मुझे लगता है कि कहीं
दोनों भाषाओं में सोचने की प्रेरणा भी मिली और अपने आप को अभिव्यक्त करने की। तो साहित्यिक यात्रा अगर देखा जाए तो शायद बचपन में शुरू हुई, लेकिन उसे सही मायने में साहित्य नहीं बोलूँगा। वो एक बच्चे की अभिव्यक्ति का प्रयास मात्र था। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ी, अनुभव और व्यापक हुए, दृष्टि और व्यापक हुई, तो मुझे लगता है कि जीवन और साहित्य से परिचय और गहरा हुआ। मैंने हिंदी और अंग्रेज़ी साहित्य को और ढंग से और गहराई में पढ़ा। अंग्रेज़ी साहित्य का विधिवत अध्ययन किया, जैसा कि आपने परिचय में कहा। आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑप्टेड फॉर द सेम सब्जेक्ट इन माई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एज़ वेल। तो उसमें जो भी सिलेबस में होता था उसके अतिरिक्त मैं पढ़ने का प्रयास करता था, क्योंकि अगर शेक्सपियर के 5 नाटक हैं सिलेबस में तो उनके और नाटक या और ट्रेजेडीज़ के बारे में जानना, अगर वर्ड्सवर्थ की 10 कविताएं हैं तो और कविताएं पढ़ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब तक आप उस सिलेबस से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपका आंसर या आपकी अभिव्यक्ति दूसरों से अलग नहीं होगी। तो वहाँ से और उन सभी मुझे लगता है कि जितने भी कवि और लेखक थे या उनके लिखे हुए शब्द थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। और कहीं ना कहीं जब मैं कुछ सोचता लिखता था तो शायद वे ध्वनियाँ प्रतिध्वनियाँ भी मेरे अवचेतन मस्तिष्क में रहती थीं और शब्दों पर भी कहीं प्रभाव डालती थीं। तो पहले जैसे थोड़ा सा एफर्ट के साथ लिखना होता था, कभी कभी आप सोच के बैठते थे कि लिखेंगे और नहीं लिख पाते थे। तो वो यात्रा का एक पड़ाव वो भी था। फिर धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ, प्रयास के साथ लिखना शुरू किया, और अब ऐसा लगता है कि शायद बिना प्रयास की ईश्वरीय कृपा से कुछ लिखना संभव हो जाता है। आशुतोष जी, जब आप बात कर रहे थे तो 3-4 मुद्दों पे बात करने की मेरी इच्छा हुई। अभी पहले से शुरुआत करते हैं। आपने बार बार छायावाद और रोमांटिक दोनों कवियों का जिक्र किया। जब हैज़लिट और कोलरिज पार्लियामेंट कवर करते थे, ये जानकारी मुझे हाल में पता चली है मेरी पूरे विधिवत अध्ययन के बाद। पार्लियामेंट कवर करते थे तो ऑफ कोर्स एज अ रिपोर्टर आपकी भाषा कुछ होती है। जब आप लिखते हैं तो कोलरिज की भाषा बिल्कुल ही अलग, भाषा, कथानक, शिल्प सब अलग हो जाता है। आप खुद ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर दिन भर आपको फाइल्स पे बड़ी नीरस सी ब्यूरोक्रेटिक भाषा लिखनी होती है, और फिर आप, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप अपने डिसिप्लिन की वजह से या अब ईश्वरीय चेतना की वजह से आप बहुत कुछ साहित्य में भी गढ़ पाते हैं। तो इन दो अलग अलग दुनियाओं का संवाद कैसे होता है, या ये अलग दुनिया नहीं है, या हम इनको अलग मान लेते हैं? इस पे जरा प्रकाश डालिए। अपने प्रश्न का उत्तर खुद दे दिया, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा था वो आपने कह दिया। अक्सर ये कहा जाता है कि प्रशासन और साहित्य तो अलग अलग क्षेत्र हैं। मुझे लगता है दोनों के केंद्र में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की संवेदनाएं हैं, उसकी भावनाएं हैं, और दोनों ही शायद उसी व्यक्ति के बारे में सोचकर एक कार्य करता है, दूसरा सृजन कार्य करता है। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में बहुत विरोधाभास है। हाँ, फाइल की भाषा या पत्रावली की भाषा थोड़ी सी अलग और नीरस इसलिए हो गई है क्योंकि हमने शायद उसे नीरस बना दिया। हम सरकारी भाषा का इस्तेमाल करते करते ये भूल गए कि हमें सामाजिक भाषा का प्रयोग भी करना चाहिए। तो मेरा तो यही प्रयास रहता है कि अगर कुछ लिखा जाए उन फाइलों में भी तो तथ्यात्मक ज़रूर हो, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि कठिन शब्दों के माध्यम से ही हो या सरकारी शब्दों के माध्यम से ही हो। तो मेरा तो ये दृढ़ विश्वास है कि सरकारी कार्य नीरस नहीं होते और नीरस होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें मनुष्य की संवेदनाएं केंद्र में हैं, और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप जिसमें करुणा भी होगी, जिसमें प्रेम भी होगा, जिसमें कहीं ना कहीं आप उसके साथ एम्पैथी भी, सहानुभूति अनुभव कर रहे हैं, तो वो नीरस तो नहीं हो सकती। लेकिन हमने शायद उसे कहीं किसी स्तर पर नीरस बना दिया। जी, जब आपकी किताब जो है द लाइट ऑफ लव एंड अदर स्टोरीज़, ये शॉर्ट स्टोरीज़ की जो किताब है, वो एक्चुअली आपके जीवन के दस्तावेज़ हैं, और आपने बहुत गहराई से और बहुत सावधानी से, क्योंकि आप बतौर STM सर्व कर रहे हैं, जब कहानी शुरू होती है तो आप एक इंसिडेंट का जिक्र करते हैं जहाँ पे मौत हुई है और आपकी नई पोस्टिंग है, तो आप कैसे उस दौर से गुजरते हैं।
फिर किसी एक और कहानी को पढ़ते समय मैंने ये नोटिस किया कि आपने दो तरह के अफसरों की बात की एक जो अच्छे नहीं होते और एक अच्छे होते हैं। मैं जानबूझ करके उस भाषा का प्रयोग नहीं करी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रीडर्स आपकी किताब उठाएं और पढ़ें। ये जिंदा दस्तावेज़ हैं हमारे अपने समय के, आपको ज़रूर उठाकर ये किताबें पढ़नी चाहिए। तो आपने जो ये बात की कि मूलतः केंद्र में मानवीय संवेदनाएं होती हैं, व्यक्ति केंद्रित होता है, ये सब सही है, लेकिन साहित्य लिखना और बतौर जो भी प्रशासकीय भूमिका में आप रहे हैं वो काम करना, कई बार मूल्यों का ज़बरदस्त टकराहट होती है, जो आपने अपने इस कहानी की शुरुआत से भी, और इनफैक्ट जो सबसे ग्रिपिंग पोर्शन है वो यही है कि किस तरीके से आपका अंतःमन और बाहरी जो आवरण जो आप ओढ़ करके जा रहे हैं ड्यूटी करने, उसमें बहुत बहुत खिंचाव है, बहुत तनाव है। तो ये साहित्य में कैसे सध पाता है? बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। द लाइट ऑफ लव एंड अदर स्टोरीज की पहली कहानी है द एनवेलप ऑफ डार्कनेस जी। और इसे ये तो नहीं कहूँगा कि फुल्ली ऑटोबायोग्राफिकल है, लेकिन एक इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और उसमें काफ़ी कुछ सच्चाई है जी। वो एक सत्य घटना पर ही आधारित मान सकती हैं। पहली पोस्टिंग है, पहली पोस्टिंग में आपको ना अनुभव है ना पूरी तरह से ज्ञान, लेकिन फिर भी आपको ये भी लोगों को दिखाना है कि आप कर सकते हैं, आप समर्थ हैं, और आप क्लूलेस कम से कम लोगों के सामने नहीं दिखाई देना चाहते। साथ साथ किसी भी एक व्यक्ति के जीवन की इति अगर होती है और वो व्यक्ति आपकी दृष्टि में आपको लगता है कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो आपकी कल्पना वहाँ पहुँचती है जहाँ आपने लोगों को मरते देखा है या लोगों की प्रतिक्रिया उस मृत्यु के विषय में देखी है। लेकिन एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें सिर्फ सन्नाटा हो, जिसमें सिर्फ अंधेरा हो और जिसमें सिर्फ चुप्पी हो, वो आपको अंदर तक हिला देती है। एक तरफ तो आपका प्रशासकीय दायित्व तो ये भी है कि सब कुछ ठीक रहे, दुरुस्त रहे, और साथ साथ जब वो घटना आपको भीतर तक उद्वेलित कर देती है तो शायद वो साहित्य का रूप लेती है। तो साहित्य में मुझे लगता है कि साहित्य की सबसे बड़ी सामर्थ्य तो यही है कि वो ऐसी घटनाएं जिन्होंने आपको बहुत हिलाया या बहुत दुख दिया या पीड़ा दी, उसको भी ऐसा कुछ प्रस्तुत कर देने की सामर्थ्य रखती है जो शायद आपको बाद में लगे कि उसने आपको किसी स्तर पर उठाया या किसी स्तर पर आपकी भावना के स्तर को उठाया या आपकी सहसहानुभूति के स्तर को उठाया। और इसलिए वो घटनाएं जो सतह पर देखने में तो लगती हैं कि प्रशासकीय हैं या ऐसी कठोर भावनाओं से भरी हुई हैं, वो साहित्य में आकर अपनी कोमलता, अपनी सुंदरता, अपनी गहराई ढूंढ लेती हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लेखक कहते हैं ट्रांसम्यूटिंग इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। तो समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज जो बनाने की सामर्थ्य है वो साहित्य में है। फिर आप साहित्य के माध्यम से सिर्फ घटना के विषय में नहीं सोच रहे हैं, उस घटना से दूसरे लोग क्या सीख सकते हैं, समाज और कैसे बेहतर हो सकता है, जीवन और कैसे सुंदर हो सकता है, या इन सभी भावनाओं को एक साथ समेटकर एक तार में बांधने का प्रयास भी करते हैं। तो साहित्य से कैसे सधती हैं ये तो नहीं मालूम, सधती भी हैं कि नहीं, लेकिन हाँ, साहित्य प्रयास अवश्य करता है। आपको याद है जब आपकी पहली कोई कविता या पहला कोई लेख पब्लिश हुआ हो, उस समय की अनुभूति और अब जब आप इतनी किताबें लिख चुके हैं उसके बाद अब की अनुभूति, क्या अंतर होता है उन दोनों? अंतर तो होता है क्योंकि जब पहली कविता छपती है या पहली किताब छपती है तो वो जिस तरह की हर्ष की अनुभूति देती है वो अब शायद आपको लगता है यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अब तो आपने बहुत लिख ली, अब तो छपना ही है, क्योंकि लोग आपको जान गए हैं या लोग आपके साहित्य को पसंद करने लगे हैं, लिखे हुए शब्दों को पसंद करने लगे, इसलिए छपना आसान हो गया। और कोई भी चीज़ जब आसान हो जाती है तो वो शायद उतनी प्रिय नहीं लगती, उतनी सुखकर नहीं लगती। जैसा कि मैंने पहले भी बच्चन जी को उद्धृत किया है कि प्यार नहीं है पाने में, पा जाने के अरमानों में, अब मिल जाती तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। तो वैसा ही शायद एहसास या वैसी ही अनुभूति अब होती है। अच्छा, एक क्रिटिसिज्म जो कि रोमांटिक पोइट्स पर भी रहा और हमारे यहाँ छायावादी
पोइट्स पे भी, हालांकि ना आप रोमांटिक पोइट्री लिख रहे हैं ना आप छायावाद लिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो प्रभाव काफ़ी ज़्यादा आपकी सभी रचनाओं में, आपकी भाषा में मुझे वो प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखता है। उसको कहा जाता है कि आप रियलिटी से भाग करके रिफ्यूज ले रहे हैं। चूँकि आपका काम ऐसा रहा है, और मैं आपको बतौर पोएट के पहले बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी थोड़े समय के लिए जाना है, जब असम में काम किया था हम लोगों ने थोड़ा बहुत, तो उस समय क्या आपको ऐसा लगता है कि साहित्य आपके लिए वो एस्केप भी था कभी? कि मुझे नहीं लगता कि एस्केप, उसे मैं एस्केप नहीं कहना चाहूँगा। रेफ्यूज भी नहीं है उसे। मैं यही कहूँगा कि जो आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, उसका एक और परिष्कृत और सुंदर रूप है जो साहित्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एक अपूर्णता है जिस बात का एहसास है मुझे जी, कि यह अपूर्ण जग है, यह अपूर्ण क्या बोलते हैं, मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता है, यह अपूर्ण जग किंतु न मुझको भाता। तो जैसे वो बोलते हैं बच्चन जी, वैसा ही है कि इस संसार की अपूर्णता है, ये इम्परफेक्ट है, ये भी पता है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, और अच्छा किया है लोगों ने। तो वो मैं साहित्य के माध्यम से शायद प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। तो इट्स नॉट एन एस्केप और अ refuge, but an attempt to look at it probably from the eyes of a poet or a writer who has the capability of transforming it into something rich and strange, as I said, or something more beautiful, livelier, prettier, better. तो वो सब आपके अंदर देखिए, आकांक्षा, मनुष्य की आकांक्षा तो है कि उसके अंदर आदर्श की आकांक्षा है, और वो आदर्श यथार्थ से टकराएगा भी। लेकिन यथार्थ को यथार्थ कहकर स्वीकार कर लेना तो शायद मनुष्य की रचना धर्मिता और रचनात्मकता और सृजन शक्ति का अपमान होगा। यथार्थ को और बेहतर बनाने का प्रयास, या उसे आदर्श के और करीब और नज़दीक ले जाने का प्रयास है, जो आप अपने कर्म से भी कर सकते हैं, आप अपने प्रशासकीय कार्य से भी कर सकते हैं, और अपने साहित्य से भी कर सकते हैं। तो साहित्य मुझे शायद वो करने का एक आसान मार्ग उपलब्ध कराता है। तो मेरे अंदर वो कम से कम वो सुख रहेगा कि मैं एक और दुनिया बना सकता हूँ, शब्दों के माध्यम से ही सही, कल्पना के माध्यम से ही सही, जो इससे बेहतर। जी आशुतोष जी, आपकी जो पुस्तक है कुछ अधूरे शब्द, जिसमें एक पोइट्री की कलेक्शन है, और ये जो इनकम्प्लीटनेस वाली बात है, अपूर्णता वाली बात है, उसको बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग कविताओं के माध्यम से वो सामने भी आता है। और किसी और पॉडकास्ट में भी आपने जिक्र किया था, व्यष्टि से समष्टि तक की जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं इस पे, और आपकी जो दूसरी पुस्तक है वो मैं बूंद स्वयं, जी, इन दोनों कविताओं की जो पुस्तकें अगर मैं उसको देखूं तो ये अपने आप में केवल साहित्य नहीं है, ये कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी टच करता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के इस भागम भाग वाली ज़िंदगी में, आज के इस मंच पे, जहाँ पे हम दुनिया को, अगर मैं मंच समझूं तो उस मंच पे जहाँ पे सबको सब कुछ करना है और समय बहुत कम है, उस दौरान ये जो सेंट्रिसिज्म है वो कहाँ से आता है आपके अंदर? आपका नर्व सेंटर क्या है, सिर्फ रचना का नहीं, आपके होने का? मेरे होने का नर्व सेंटर कहाँ है, ये शायद मैंने इन कविताओं में कहीं इस बात का जिक्र किया है। कुछ अधूरे शब्द की जो अंतिम कविता है वह उसको मैं पढ़ सकता हूँ? जी। अब इसकी पहली और अंतिम कविता अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको शायद इस बात का एहसास होगा कि अंतिम कविता है कुछ अधूरे शब्द। ये अधूरा होना पूरे होने की कड़ी में एक पड़ाव है, पूरे होने की शर्त भी, प्रक्रिया भी। उसी पड़ाव में दबा होता है पूर्णता का बीज, उसका अंकुर, उसका पल्लवन। कभी कभी कुछ अधूरे वाक्य लगते हैं बहुत पूरे, अकेले छितराए हुए शब्द अपने आप में समेटे होते हैं महाकाव्य। अभी अभी ऐसा ही एक शब्द हथेली से फिसल कर गिरा है, लुढ़क कर कहीं तेजी से दौड़ता, दृष्टि से दूर ओझल हो गया है। रह गई है हथेली में भाप उस शब्द की हाँफती हुई सांस, और उस गुनगुनी सांस में जुड़ने को तैयार, पूरा होने की इच्छा लिए एक और शब्द ढूंढती हुई कविता। तो मेरा ये मानना है कि मनुष्य में पूर्णता की चाह तो है,
और ये पूर्णता की चाह ही है जो उसे ईश्वर की आराधना कराती है या उसे यायावर बना देती है या उसे साहित्य साधना कराती है, क्योंकि उसे अपनी पूर्णता का एहसास तो है और पूर्णता की चाह भी है। अपूर्ण होना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपूर्ण रहकर भी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बहुत कुछ सिद्ध कर दिया, बहुत कुछ हासिल कर लिया। कभी कभी अपूर्ण प्रेम या अपूर्ण स्मृति भी आपको बहुत सुख देती है, लेकिन वो पूर्णता की चाह है जो शायद मनुष्य को सदियों से या युग युगों से किसी का संधान करा रही है, जिसे आप ईश्वर का नाम दे सकते हैं, दर्शन का नाम दे सकते हैं, या अपने भीतर उतरने की प्रेरणा भी दे रही है। जैसा कि आम तौर पर साहित्य के विद्यार्थियों के साथ होता है, साहित्य सिर्फ साहित्य से तो नहीं उपजता, क्योंकि साहित्य, जो साहित्यकार है जो लिख रहा है, वो अपने परिवेश के विषय में भी लिख रहा है, साथ साथ विभिन्न दार्शनिकों से प्रभावित है, उसका अपना जीवन दर्शन भी है। तो आप इस कविता के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से बहुत कुछ ऐसा पढ़ सीख लेते हैं जो आप सीधे तौर पर नहीं पढ़ रहे हैं या सीधे तौर पर नहीं सीख रहे हैं। जब आप रोमांटिक्स को पढ़ते हैं या छायावादी रहस्यवादी कवियों को पढ़ते हैं, तो बहुत उनके अंदर आपको भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन के रहस्य, उपनिषदों का व्याख्यान, वेदांत दर्शन, शंकर का अद्वैत, ये सब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उससे आप बहुत दूर तक और बहुत देर तक प्रभावित होते हैं। और साथ ही साथ मैंने जब इन कवियों को पढ़ा, साथ ही साथ दर्शन के प्रति भी मेरी रुचि जगी। तो मैंने इंडियन फिलॉसफी या गीता पढ़ना शुरू किया या कुछ उपनिषद पढ़े। तो वहाँ जो एक अद्वैत जो दर्शन था, जो मुझे लगता है कि सभी को कहीं ना कहीं छूता और प्रभावित करता है, उसने मुझे भी किया कि मैं हूँ क्या, मैं बूंद हूँ। तो बूंद अपने आप में बहुत समर्थ है, बहुत सशक्त है, बहुत सार्थक है। बूंद होने में क्या बुराई है? बूंद भी तो एक समुद्र समेटे हुए है। इसी बूंद के अंदर समुद्र बनने की सामर्थ्य भी है। लेकिन फिर मुझे ये भी लगा कि जब वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि की उद्घोषणा करता हुआ मनीषी है, तो उसके अंदर कहीं ये दंभ या अहंकार तो नहीं कि वो ईश्वर बन गया, वो ब्रह्म हो गया। और एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि अहंकार का विसर्जन किए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो मुझे इसका थोड़ा सा अंतर समझ में आया कि, और फिर मैंने इसकी थोड़ी सी समीक्षा करनी चाहिए कि मैं अपने आप में एक अक्षर हूँ, और इस अक्षर की आकांक्षा है कि वो एक शब्द बने, सार्थक शब्द बने, और इस शब्द की आकांक्षा है कि वो एक सार्थक वाक्य बने, और इस एक वाक्य की आकांक्षा है कि वो एक कविता बने, और इस कविता की आकांक्षा है कि वो महाकाव्य बने। और ये सामर्थ्य उस अक्षर की है कि वो महाकाव्य बन सकती है। लेकिन बिना महाकाव्य बने अगर वो अपने आप को महाकाव्य समझने लगती है, तो उसके अंदर उस तरह का अहंकार आ जाता है जो उसे उसकी आगे की यात्रा करने से रोक देता है। तो वो बूंद है जो समुद्र बन सकती है, लेकिन वो बिना समुद्र बने हुए अपने आप को अगर समुद्र समझती है तो उस बूंद का भ्रम है। और वो अगर दूसरी बूंदों से कटी हुई अपने अस्तित्व को तलाशती है, तो वो भी थोड़ी ही देर में कहीं लुप्त हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। तो उसकी सार्थकता इसी में है कि वो दूसरी बूंदों से जुड़े, अपना विस्तार करे, समुद्र बने, और फिर अपने आप को समुद्र कहे। तो शायद मेरा भी जो जीवन दर्शन है वो यही है कि ये मेरी एक यात्रा है। मेरे अंदर ये सामर्थ्य है कि मैं अपना और विस्तार कर सकूं, मैं अपने भीतर और उतर सकूं, और उस चेतना को, उस ईश्वर को, उस ब्रह्म को समझ सकूं, जिसका एक हिस्सा, एक बहुमूल्य हिस्सा मैं हूँ। तो किसी ने एक जगह फिर पूछा कि व्हाट डू यू कंसिडर योर सेल्फ एज? जस्ट अ स्पेक, जस्ट अ पार्टिकल, बट दैट इज़ अ वेरी डिफीटिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। हमने, या दैट मे बी अ वेरी डिफीटिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, बट आई वॉन्ट टू ए वेरी शाइनी स्पेक, एंड दैट पावर और दैट कैपेबिलिटी इज़ विद इन मी। ये कम से कम वो चमकीला कण तो मैं बन सकता हूँ। कण हूँ, इस बात का एहसास है, और कण से ज़्यादा अपने आप को समझने का भ्रम है। आई थिंक इट्स अ वेरी नहीं, ये डिफीटिस्ट व्यू तो नहीं है किसी भी
ये बहुत सेल्फ अवेयर व्यू है। हो सकता है, मतलब और मुझे लगता है कुछ लोग इसे ये भी वो मान सकते हैं कि आप अपने आप को इतना छोटा करके क्यों मानना चाहते हैं। आप अपने आप को ये क्यों बोलते हैं कि आप एक ऐसा कण है जो इस संसार में कहीं है, और ये सोच के तो शायद आपको आपके माता पिता ने जन्म नहीं दिया आपको तो कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है, कुछ दिखना है, किसी रूप में दिखना है, तो फिर ये क्यों मान के चलते हैं कि आप। तो इसको मैंने कई कविताओं में लिखा है, और मैं जब अपने बेटों के लिए कविता लिख रहा हूँ, उसमें मैंने यही कहा कि आप कण होकर भी तो चमकीला कण हो सकते हैं, और ये उस कण की यात्रा या उसके लक्ष्य को किसी भी मायने में छोटा नहीं करता और नहीं डिफाइन करती है। नहीं डिफाइन करता। आशुतोष जी, आपका कई विद्वान गुणीजन कहते हैं कि कानपुर ब्रह्मांड का केंद्र है चूंकि आप कानपुर से आते हैं और आपने कहा है कि परिवेश भी सृजनकर्ता को गढ़ता है, खासकर कवियों को गढ़ता है। कानपुर की क्या भूमिका देखते हैं आप आपके अपने मुझे लगता है कि जब कानपुर आपका घर होने के बजाय आपका ससुराल होता है, तब आपके जीवन को और आपकी सोच को अधिक गहराई के साथ प्रभावित करता है जो शायद आपके साथ हुआ होगा। जोक सपाट, कानपुर एक बहुत ही प्यारा शहर है, और कानपुर का मुहावरा, कानपुर की भाषा, कानपुर का रहन सहन, कानपुर का खाना, उसकी बेतकल्लुफ़ी, उसकी बेअंदाज़ी जो है वो अपने आप में अनूठी है। और लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर कानपुर का रंग उस तरह से नहीं चढ़ा जिस तरह से कानपुरियत के बारे में या कानपुरियत दिखाई देती है। उसका जिक्र मैंने कई जगह किया है कि गुड बॉय इमेज में जब आप बहुत जल्दी कैद हो जाते हैं तो शायद आप उन इम्पल्सेस से अछूते रहते हैं जिन्हें आज की भाषा में कानपुरियत कहा जाता है। लेकिन कानपुर की अपनी विशिष्टता है, उसका एक अंदाज़ है, और कानपुर मेरे लिए गुदगुदी है। मैंने पहले भी कहा, कानपुर बहुत ही प्यारा शहर है, और कानपुर से जुड़ी हुई जो स्मृतियाँ हैं, जिस अंदाज़ में लोग बात करते हैं या जो उसका अपना मुहावरा है, उसे आप अपने अगर साहित्य में उतार देंगे तो शायद साहित्य एक, मुझे तो लगता है कि एक नई विधा शुरू करने की ज़रूरत है जो कानपुर में रची बसी हो। मैंने कहा ना, ब्रह्मांड का केंद्र, ब्रह्मांड का केंद्र तो है कानपुरियत आपने कहा नहीं है उस तरीके से रची बसी। हाँ। यही तो कानपुरियत है कि हम कहीं भी हो, कानपुर बिल्कुल विशिष्ट अलग चल रहा है, वहीं से सृष्टि का आदि और सृष्टि का अंत कानपुर में ही होना है। बहुत ही सुंदर शहर है। मैंने इसलिए कानपुर का जिक्र किया आशुतोष जी, क्योंकि जब हम भारत का इतिहास देखते हैं तो खास करके जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो, या उसके पहले भी अगर हम चलें, हमारा जो एक परिप्रेक्ष्य है भारत को देखने का, उसमें अगर हम सीता का जिक्र करते हैं तो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कानपुर। राम के जीवन में सीता के जीवन का जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, बिठूर में ही जा करके वो जन्म देती हैं लव और कुश को। या फिर अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो जितने भी तमाम रेवोल्यूशनरीज हुए, उन्होंने कानपुर को ही अपना केंद्र बना करके, और आगे की सारी कार्यवाही वहाँ से हुई। किस्सागोई की जो परंपरा है वो भी कहीं ना कहीं कानपुर से बहुत अधिक प्रेरित है। तो ऐसे सिचुएशन में बतौर साहित्यकार, आज मैं बिल्कुल बेलौस होकर आपको साहित्यकार कह सकती हूँ, क्योंकि आपकी कविताओं में और आपके लेखन में वो That's so kind of you। अभी भी हम नहीं कहते अपने आप को, लेकिन हाँ, ईश्वर की कृपा से कुछ कविताएं, कुछ लेख और कुछ कहानियाँ बन गए हैं। तो इसका परोक्ष या प्रत्यक्ष क्या प्रभाव पड़ता है कानपुर के परिवेश का? वहाँ की अपनी साहित्यिक परंपरा है, या अगर हम उस प्रश्न से भी आगे बढ़ें तो अगर हम हिंदी साहित्य को देखें, और हिंदी साहित्य उस समय का, जिस समय भारत क्या है उस पर बहुत चर्चाएं हो रही थी, और ये मेरे ख्याल भारतेंदु के समय से शुरू हो गई थी ये चर्चाएं। तब से लेकर अब तक अगर आपको हिंदी साहित्य को देखना हो तो ऐसे कौन से कवि हैं, ऐसे कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने आपके लेखन को बहुत प्रभावित किया? हिंदी के जिन साहित्यकारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ उनमें दिनकर प्रसाद, निराला और बच्चन हैं। प्रसाद की कामायनी
दिनकर की उर्वशी और रश्मिरथी, बच्चन की प्रारंभिक कविताएं और उनकी जो आत्मकथा, और निराला की राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और वो तोड़ती पत्थर, भिक्षुक इत्यादि ऐसी अनेक कविताएं, अनेक रचनाएं जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। और वैसे तो प्रभाव अन्य कवियों का भी है या अन्य लेखकों का भी है। अंग्रेज़ी में सबसे अधिक प्रभाव तो शेक्सपियर का, उसके बाद रोमांटिक कवियों का, और उसके बाद टेनिसन और ब्राउनिंग का कविताओं में। और उपन्यासों में मुझे हार्डी के उपन्यास बहुत पसंद, डिकेंस के उपन्यास भी अच्छे लगते थे। और मुझे मेरे जीवन का जो दृष्टिकोण है उसमें मुझे दुख बहुत अच्छा नहीं लगता, या दुख के विषय में भी पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा कुछ पढ़ना अच्छा लगता है जहाँ अंत में अच्छाई और सच्चाई जीतती और हारती है, या जीतती है, हारती नहीं। जी। और ऐसा साहित्य जो जीवन की जटिलताओं को तो दिखाए, लेकिन अगर जीवन को सिर्फ उसकी जटिलता या उसकी कुरूपता में दिखाया है तो मुझे साहित्य अधूरा लगता है। क्योंकि साहित्य मेरी दृष्टि में वही साहित्य है जो जीवन को और सुंदर या और सुखकर बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करे। हो सकता है कि किसी की दृष्टि में वो एक रिफ्यूज भी हो, वो एक एस्केप भी हो, वो एक रोमांटिसाइज करने का प्रयास भी हो। बट जो भी है, अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, कोई लेख पढ़ रहा हूँ, कोई कविता पढ़ रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरी आत्मा का फैलाव, मेरी आत्मा का विस्तार करे तो मुझे अच्छा लगता है। किसी भी तरह से अगर कोई चीज़ मेरी आत्मा को और सकरा बना देती है, सिकोड़ देती है डर से, भय से, विषाद से, तो मुझे नहीं लगता कि वो साहित्य है। जी, ये मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि जब हम लिटरेचर का क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, क्रिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, तो नाट्यशास्त्र और वेस्टर्न की जो परंपरा है बिल्कुल अलग अलग कर देना कि भाई ट्रेजेडी ये है, कॉमेडी हमारे यहाँ तो ट्रेजेडी थी ही नहीं, क्योंकि हम लाइफ को ट्रेजेडी नहीं मानते जी। हम अंत को अंत नहीं मानते, हम अंत को एक नया प्रारंभ मानते हैं। और इसी का उल्लेख मैंने एक कविता में किया है, जब शिव के साथ संवाद हो रहा है उनके एक भक्त का, और सब लोग बोलते हैं कि शिव मृत्यु के ईश्वर है, तो बोलता है इस जीवन के भी बाद तुम्हें मैं और कहीं ले जाऊंगा, मैं मृत्यु नहीं, मैं स्वयं पथिक तो साथ साथ बढ़ जाऊंगा। तो हमारे यहाँ तो अंत है ही नहीं जी। तो ट्रेजेडी का कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। अभी जो समकालीन लेखक लेखिकाएं हैं उसमें आपको किनका लेखन अच्छा लगता है? सच पूछिए तो मैंने समकालीन लेखकों को बहुत अधिक नहीं पढ़ा। अच्छा। और मुझे इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छा नहीं लिखा या मेरा आकर्षण नहीं जगा। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। सच पूछिए तो पहले इतना कुछ लिखा जा चुका है जो नहीं पढ़ा है कि उसी को पढ़ने की अभी चाह है, और उसको पढ़ के, और अब तो ऐसा लगता है कि उसे पढ़ने की भी चाह कम है, जीवन जीने की या लोगों को देखने की या उस अनुभव को और ज़्यादा गहरे उतर कर अनुभव करने की आवश्यकता मैं और अधिक महसूस करता हूँ, जिसकी वजह से मैंने बहुत कंटेम्प्रेरी राइटर्स को बहुत नहीं पढ़ा, और आगे पढ़ने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे और कंटेम्प्रेरी राइटर्स को पढ़ना चाहिए, बिकॉज आई एम स्टिल स्टक इन एंशिएंट टाइम्स। अभी भी जब हम अंग्रेज़ी की बातें करते हैं तो हम एलियट से आगे नहीं बढ़ पाते, या जब हिंदी की बात करते हैं तो दिनकर और बच्चन के बाद शायद सुई आगे नहीं घूमती। हालांकि उसके बाद के भी बहुत सारा साहित्य पढ़ा है, और श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी हो, मुक्तिबोध, नागार्जुन, इन सभी कवियों को पढ़ा है। और किसी की एक कविता, किसी की दो कविताएं, किसी की कई कविताएं, या दुष्यंत कुमार की बहुत सारी हिंदी गज़लें, तो उन सभी मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा शब्द जो आपके साथ आपकी स्मृति में ठहर जाता है, रह जाता है, वो आपको प्रभावित करता ही है। तो कंटेम्प्रेरी से मेरा अर्थ शायद आज के लेखकों से है। उनका मैंने बहुत नहीं पढ़ा। गीत चतुर्वेदी को पढ़ा और आलोक धनवाद जी को पढ़ा, इनकी कुछ कविताएं पढ़ी हैं। आपने शंकर का जिक्र किया। मैं जानबूझ करके इस पॉडकास्ट में शिव शंकर को
नहीं ला रही थी क्योंकि आपने इसके पहले शंकर पे बहुत बातें की हैं, लेकिन चूंकि अब महाशिवरात्रि के दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि शंकर और राम का जो संबंध था, एक दूसरे को वो गुरु मानते थे, एक दूसरे के एक तरीके से देखा जाए तो भक्त भी हुए और शिष्य भी हुए। आप ये जो संवाद का संस्कार है हमारे अपने देवताओं के बीच भी, उस संवाद के संस्कार को आप साहित्य की दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखिए, संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो संवाद के माध्यम से आप एक दूसरे को जानते हैं, बेहतर समझते हैं, साथ ही साथ नई संभावनाओं को भी जन्म देते हैं। मेरा और आपका संवाद हो रहा है, मेरे मन में कुछ विचार हैं, आपके मन में कुछ विचार है, आपके पास कुछ प्रश्न हैं, मेरे पास उन प्रश्नों के उत्तर हैं या नहीं मालूम, लेकिन संवाद के माध्यम से कहीं न कहीं उन प्रश्नों के शायद उत्तर निकलेंगे और उन उत्तरों से नए प्रश्न निकलेंगे। समन्वय की जिस आवश्यकता को हमारे ऋषि मुनि लेखकों ने पहचाना, वो इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि जैसा कि अक्सर होता है समाज में, हम ईश्वर को भी बांट देते हैं कि एक शैव संप्रदाय को पूजेगा तो उसके ये प्रतीक होंगे, दूसरा वैष्णव का होगा तो ये प्रतीक होंगे। इसलिए समाज में जो समाज का नेतृत्व दे रहे हैं, उनसे ये अपेक्षा होती है कि वो कहीं न कहीं इस दृष्टि से भी समन्वय स्थापित करें कि उन ईश्वरों में कोई भेद नहीं। और इसलिए शायद तुलसीदास जी ने इस चीज़ को और अधिक ज़ोरदार ढंग से उसको स्थापित किया कि शिव और राम एक दूसरे की न केवल पूजा करते हैं, बल्कि कई दृष्टियों में एक दूसरे के पूरक भी हैं और सप्लीमेंट भी कर रहे हैं। शिव राम की कथा सुनाते हैं, राम शिव की पूजा करते हैं, शिव भी राम की पूजा करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे गुण होंगे जो व्यक्ति एक मित्र में या अपने आराध्य में या अपने किसी बंधु में देखता होगा, अपने शिक्षक में देखते हैं तो हम बहुत सारा एस्पायर करते हैं कि काश हम उनका ये गुण ले लें। संवाद के माध्यम से आप बहुत एनरिच होते हैं, और उसी तरह से साहित्य भी जो है, उस संवाद, जब भी आप देखेंगे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में संवाद हो रहा है तो उपनिषद का जन्म हुआ, ईश्वरों के बीच में संवाद हो रहा है तो दर्शन निकल रहा है, साहित्य निकल रहा है। तो संवाद की परंपरा बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है हमारे यहाँ, और हमने कभी भी संवाद से मुंह नहीं फेरा है, और हम कभी प्रश्न से भयभीत नहीं हुए हैं, हम कभी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए हैं। तो इसलिए ये संवाद निर्बाध रूप से चलता जा रहा है और चलता जाएगा, और इससे नई संभावनाएं, नए साहित्य का भी जन्म होता रहेगा। मैंने आपसे शिव और राम के संबंध पे इसलिए भी प्रश्न पूछा क्योंकि एक जिनको हम या तो सृजनकर्ता कह लें या प्रलयकर्ता कह लें, और दूसरे को हम पोषक के रूप में जानते हैं। और सृजन, प्रलय और पोषण, इनके बीच का जो एक महीन धागा होता है जो इन तीनों प्रोसेसेस को शायद बांध कर रखता है, या शायद वो एक आवरण है उन तीनों के बीच में। उस आवरण को आप कैसे देखते हैं? क्या आप उसको शक्ति के रूप में देखते हैं? ये जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, कि एक ने जन्म दिया, दूसरे ने पोषण किया, तीसरे ने संहार किया, और संहार भी इसलिए किया या इस ढंग से किया कि नए सृजन का जन्म हो सके। उसे मैं किस दृष्टि से देखता हूँ, एक वैज्ञानिक की दृष्टि से, एक विज्ञान के विद्यार्थी की दृष्टि से देखना चाहूँगा, या एक दर्शन के विद्यार्थी की दृष्टि से देखना चाहूँगा, या साहित्य के विद्यार्थी से, या एक समग्र दृष्टि में देखना चाहूँगा। मेरा मानना है कि शिव और शक्ति तो आपके भीतर ही हैं, और बिना शक्ति के शिव शव होते हैं, अक्सर कहा गया है, और बिना शिव के शक्ति सार्थक नहीं। कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। जब समस्त मानवता के विजयी होने की कामना हम करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि शक्ति का सही उपयोग हो रहा है, और शक्ति का सही उपयोग ही शिव कराते हैं। नहीं तो शक्ति शायद बेतरतीबी के साथ या अनियंत्रित होके अपनी दिशा और गति
खो देगी या भूल जाएगी। तीनों के बीच में वो शक्ति बह रही है, जो आपने खुद ही कहा कि तीनों में ऐसी प्रोसेसिंग कराती है कि एक हार्मनी रहे, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है आपके होने का या आपके इस संसार में आने का या इस संसार में कुछ करने का, वो यही है कि आप एक हार्मनी में इन तीनों चीज़ों को पहचानते हुए सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों को साथ में लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा, मुझे भी यही लगता है कि शायद उसकी प्रोसेसिंग, उसका CPU वो शक्ति होगी। अब वो अल्टीमेटली कैसे निर्धारित हो रही है, कैसे प्रवाहित हो रही है, इसका तो उसकी पूरी जानकारी या पूरा इल्म तो मुझे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सोचते हैं तो शायद उस ट्रिनिटी में वो शक्ति अगर ना हो तो वो ट्रिनिटी पूरी तरह से सरवाइव या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगी। आशुतोष जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो युवा साहित्यकार हैं और या जिनमें साहित्य रचने की आकांक्षा हो और जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, उनका वो सिर्फ मैं रोज़ी रोटी तो नहीं कर सकती क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उसके बहुत ऊपर की वस्तु है, जो सर्विस इंडस्ट्री में हैं और जिनके पास ये सारे जो भी प्रेशर्स हैं जॉब के वो हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरीके से वो अपने अंदर के साहित्यकार को पोषित भी करते रहें, उनका संवर्धन भी करते रहें, ताकि जो उनका जो ब्यूरोक्रेटिक लाइफ है वो हावी ना हो जाए किसी साहित्यकार पर? तो कुछ ऐसे सजेशंस या कुछ ऐसे टिप्स जो आप देना चाहें। मुझे तो लगता है कि आप अपने अंदर के मनुष्य को जीवित रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कई दफ़ा मुझसे ये प्रश्न पूछा गया है कि आप तो वरिष्ठ IAS ऑफिसर हैं, आपके पास इतना समय कहाँ कि आप लिखें। मेरा उस प्रश्न के उत्तर में बार बार मुझे यही उत्तर देना पड़ता है कि मुझे मनुष्य बने रहने की चाह है और इसलिए मैं साहित्य से जुड़ा रहना चाहता हूँ। फिर आपका अगर पहले प्रश्न पे जाएंगे तो ये भी है कि प्रशासन और साहित्य अलग अलग नहीं है, उनमें कहीं मेल है, क्योंकि अगर आपकी संवेदना जागृत है तो आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं। तो संवेदना न समाप्त हो, इसके लिए क्या संवेदना न समाप्त हो इसलिए आप साहित्य पढ़ते रहें, साहित्य से जुड़े रहें। हर व्यक्ति साहित्यकार नहीं हो सकता और वो आवश्यक भी नहीं है कि वो कागज़ कलम लेकर कुछ लिखे तभी उसे हम सार्थक मानेंगे जी। अगर वो अच्छे साहित्य से जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर की संवेदना कहीं ना कहीं किसी मायने में जीवित रहेगी। अगर आप मान लीजिए साहित्य से भी नहीं जुड़े, क्योंकि सबके बस में भी नहीं है कि वो कविता पढ़े या उपन्यास पढ़े, तो आप अपने आसपास के साहित्य को देखिए। जो जीवन है वो किसी साहित्य से कम तो नहीं, या जो साहित्य भी है वो जीवन से इतर कहाँ है। उसी से प्रेरणा लेके तो साहित्य की रचना हुई है। कुछ जो देखा या कुछ जो सोचा, उन दोनों को मिला दिया तो साहित्य है। अब अगर उन लोगों से मेरा यही आग्रह है कि आप अपने जीवन को पूरे आनंद के साथ उसका अनुभव लीजिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, क्योंकि जब आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, जब आप मिट्टी से जुड़े रहेंगे, तब आपके अंदर किसी न किसी मायने में कला और साहित्य, लोक साहित्य, लोकगीत, मुहावरे, इनके माध्यम से आपकी संवेदना जागृत रहेगी। लेकिन जब आप एक ऐसी आर्टिफिशियल दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां आप जड़ों से कट गए हैं, जहां आप साहित्य से अलग हो गए हैं, जहां आप जीवन से नहीं जुड़े हुए हैं, तब वहां पर आपकी दूसरी फोर्सेस और दूसरे फैक्टर्स आपको निगल लेंगे, और जब आप वो निगल लेंगे तो आपकी संवेदना मर जाएगी। कुछ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके शिल्प का क्या प्रोसेस राइटिंग प्रोसेस क्या होता है? जैसे आपने कहा कि पहले तो मुझे यत्न करना पड़ता था, अब ईश्वर की कृपा से स्वतः स्फूर्त चीज़ें व्यक्त हो जाती हैं। तो एक यंग ऑडियंस को जो जेन्युइनली पोइट्री में इंटरेस्टेड है, जो जेन्युइनली आर्ट के फील्ड में सक्रिय है, उनको अगर पढ़ने के अलावा लिखने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में ऐसी क्या छोटी छोटी टिप्स हैं, कुछ टिप्स नहीं हैं, वो थोड़ा सा आप उस पर गाइड कीजिए। टिप्स तो है, और शुरू में जैसा कहा कि थोड़े से प्रयास करने पड़ते थे, अभी भी करने पड़ते हैं, अब कम करने पड़ते हैं।
पहले काफ़ी कुछ आपको यत्न के साथ, डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता था। जब आपने कुछ लिखा फिर उसको काटा पीटा, नए शब्द खोजे, जो लिखा उसको और छोटा किया, उसको फाड़ा, उसको फेंका। मतलब आप एडिटिंग करते हैं अपने काम की बहुत? पहले तो करते थे, पहले तो करते थे। अब और इसलिए जो पहले की कविताएं हैं वो काफ़ी कुछ फ्री वर्ड्स में हैं, जैसा कि आज प्रचलित है। अब इधर पिछले 3-4 वर्षों से काफ़ी छंदबद्ध कविताएं बन रही हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा ही प्रयास नहीं है, कुछ ऐसा है जो शब्दों के संयोजन, वाक्यों के संयोजन के माध्यम से बना बनाया मिल जाता है, और उनमें काफ़ी कुछ लयात्मकता भी होती है, कुछ गीत भी बन गए हैं उनमें। अब उतनी काटपीट भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आपको कुछ ऐसा है जो आपने लिखा, अक्सर मैं रात में या फ्लाइट में लिखता हूँ, लिखा फिर उसको हल्की फुल्की पॉलिश करने के बाद, क्योंकि कुछ शब्द तो आपको इधर उधर करने पड़ेंगे, क्योंकि एक शब्द आपके जहन में आ रहा था वो शायद उसका उपयुक्त संवाहक ना हो, या उसका सबसे सटीक संप्रेषण उस शब्द के माध्यम से ना हो रहा हो, और आपको बेहतर शब्द का संधान करना है, तो वो तो करना पड़ता है। तो मेरे यंग राइटर्स से तो मेरा यही अनुरोध है कि वो जितना अच्छे साहित्यकारों को पढ़ेंगे और जितना अधिक जीवन से जुड़ेंगे, उतना ही उनका क्राफ्ट भी बेटर होगा। क्योंकि काफ़ी कुछ तो खैर आपका डिवाइन इंस्पिरेशन से अफेक्टेड होता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। यू शुड नेवर बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू राइट और वॉट यू हैव रिटन, और उसको पॉलिश करने की कोशिश करते रहने चाहिए। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली रूथलेस एंड यू शुड बी योर ओन क्रिटिक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर वो चीज़ जो आपने लिखी है वो आपको बड़ी अच्छी लगे। हालांकि निज कवित्व के लाग ननी का, तो उसको अगर आप करते रहेंगे धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि आपका फ्लो बेटर हो रहा है, आपका एक्सप्रेशन बेटर हो रहा है, आप ज़्यादा अच्छी इमेजरी का यूज़ कर पा रहे हैं, आपका वर्ड सिलेक्शन डेफिनेटली बेटर होगा। तो वो सब अगर आप करते रहेंगे तो आपका लिटरेचर या राइटिंग जो है वो बेटर होगी। अभी हाल फिलहाल में आप किसी दूसरी पुस्तक पे काम कर रहे हैं जिसके बारे में बात करना चाहें? पुस्तक पे काम, मेरा अगला काव्य संकलन लगभग आधा तैयार है। अच्छा। और अगला उसमें बहुत सारी, वैसे भी मेरी बहुत सारी कविताएं जो हैं वो रामायण, महाभारत, उपनिषद, भागवत, इनके प्रसंगों और चरित्रों से प्रभावित है। तो एक नए दृष्टिकोण से उन्हीं प्रसंगों और चरित्रों को देखने की भी एक अभिलाषा है। तो अभी जो अगली कविता है उसमें बहुत सारी कविताएं जो हैं वो रामायण पर आधारित है। एक काल्पनिक संवाद है राम और दशरथ के बीच में, एक कविता उस पे है। मेरा ये मानना है कि दशरथ ने किसी मोड़ पर राम से ये आग्रह किया होगा कि तुम मेरे वचन को मानने के लिए बाध्य नहीं हो। एक पिता के रूप में मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ, तुम मना कर दो, तुम मत जाओ। और उस पर जो राम का उत्तर है और फिर दशरथ उस पर क्या उत्तर देते हैं, इस पे कविता है। दूसरा राम और रावण का एक काल्पनिक संवाद है। युद्ध शेष हो गया है, अब रावण राम से कुछ पूछ रहे हैं और राम उसका उत्तर दे रहे हैं। इसी तरह की कई कविताएं हैं। इसमें एक सीता का सत्य भी है कि सीता की दृष्टि से रामायण, और सीता डिफेंड कर रही है राम को, क्योंकि राम की आलोचना अक्सर इस बात पे की जाती है कि वो एक अच्छे पति, या जिस ढंग से उनको सपोर्ट करना चाहिए तो उन्होंने नहीं किया, तो उसको लेकर सीता का डिफेंस है राम का। तो वो राम का, सीता का सत्य है। और इस तरह की और भी कविताएं। अब मैं सोच रहा हूँ कि कौशल्या जो है एक ऐसा चरित्र है जिनके विषय में बहुत अधिक नहीं लिखा गया, कि कैकेयी के विषय में भी लिखा गया, उर्मिला के बारे में भी लिखा गया, सीता के बारे में भी लिखा गया, लेकिन कौशल्या पर क्या गुजरी होगी। वो माँ है, उससे तो किसी ने नहीं पूछा। एक वचन शायद दशरथ ने कौशल्या को भी तो दिया था कि मैं तुम्हें हर हाल में प्रसन्न रखूँगा, और जब उनका बेटा वन को जा रहा है तो उन पर क्या बीत रही, उनसे तो किसी ने नहीं पूछा। तो इस तरह की कुछ कविताएं रचने का प्रयास है। दूसरा संकलन महाभारत के ऐसे ही प्रसंग और
चरित्रों पर है। शांति पर्व में भीष्म जो है वो क्या कह रहे हैं, भीष्म जब दोबारा देख रहे हैं, या कुंती को केंद्र में रखकर कुछ कविता लिखने का प्रयास। कुंती के ऊपर एक कहानी लिखी थी मैंने इसमें, द लाइट ऑफ लव में प्रथा जो कैरेक्टर है वो कुंती है, बट कुंती इसमें प्रथा जो है वो नहीं है, अपॉलोजेटिक नहीं है। या इसमें जो कर्ण है, आदित्य है, वो उसे सब पता है एंड इज़ नॉट बैशफुल अबाउट इट। तो एक ये मेरी शायद आकांक्षा होगी कि मैं कुंती को केंद्र में रखकर एक उपन्यास लिखूं, तो देखिए उसमें कहाँ तक सफलता मिलती है। Here is wishing you all the best in your literary journey. थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया आशुतोष जी। मुझे लगता है कि आप उन साहित्यकारों को तो ज़रूर पढ़िए जो सिर्फ साहित्य साधना कर रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि उन साहित्यकारों को और भी ढूंढ कर पढ़ा जाना चाहिए जिनका जीवन यथार्थ के धरातल पर हर रोज़ प्रखर होता रहता है। उनको बहुत सारे तनाव हैं मूल्यों के, उनके बीच में जीना पड़ता है, क्योंकि ये साहित्य मेरे हिसाब से और अधिक सृजनात्मक और अधिक अपूर्ण और अधिक गढ़ा हुआ होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस संवाद को देखा, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।